हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिन गोयर, फैकल्टी ऑफ JEE मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने वेरियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरियस फॉर्म देखे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के, जिसमें हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखा था, जिसमें हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन देखा था और हमने यूलर्स रिप्रेजेंटेशन देखा था। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज द टॉपिक नेम इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोले तो 1 का पावर 1/3। अगर मैं रियल नंबर की बात करता हूँ तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओनली 1, क्योंकि हमको पता है 1 का पावर में कुछ भी चढ़ाता हूँ तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। बट व्हेन जब मैं रियल नंबर की बात करता हूँ तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये 1 नहीं है, उसके अलावा भी 2 वैल्यूज होती है। देखो, सबसे पहले तो मैं लेट करता हूँ, लेट z इक्वल टू 1 का पावर 1/3 दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड तो ये बनेगा z क्यूब इक्वल टू 1 का पावर 1/3 होल क्यूब दैट इज 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको इधर लेके आता हूँ तो z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना। और यहाँ पे 1 को मैं कोई भी पावर चढ़ा सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन आप वो पावर चढ़ा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो मैं 1 को पावर 3 चढ़ा देता हूँ। उसके बाद बाय यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू क्या रहेगा, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज दिस। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर गिराऊंगा। तो यहाँ पे देखो a क्या है, z है, b क्या है, 1 है, तो ये बन जाएगा z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे देखो इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो कि दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों फैक्टर में से एक क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर ये 0 है तो 0 बन सकता है या फिर ये 0, यानी आप बोल सकते हो कि आपका z माइनस 1 इक्वल टू 0 रहा होगा और आपका z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 रहा होगा। यहाँ पे तो सिंपल z की वैल्यू आएगी z इक्वल टू 1 और यहाँ पे मैं फॉर्मूला मेथड अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आपके z की वैल्यू आएगी z इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला मेथड है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a दैट इज द श्रीधराचार्य मेथड है ना। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड यहाँ पे माइनस 1, क्योंकि a भी 1 है, b भी 1 है और c भी कितना है, 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 1 अपॉन 2a 2 इंटू 1। ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला मेथड ये 1 बनेगा, ये माइनस 4 बनेगा और ये 2 बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 4 और 1 माइनस 4 क्या होता है, माइनस 3। ये क्या बनेगा, माइनस 3। अच्छा, ये माइनस 3 है तो मेरे को पता है अंडर रूट ऑफ माइनस 3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू 3, ये हमने पढ़ा था। बाद में रूट अगर सेपरेट कर देता हूँ तो अंडर रूट ऑफ माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 3 और उसके बाद इसको मैं क्या लिख देता हूँ, आयोटा लिख देता हूँ, आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा तुम्हारा आई अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, और ये क्या बनेगा, 2 बनेगा। यहाँ से आपको 2 वैल्यूज मिल गई, एक वैल्यू थी आपकी z इक्वल टू 1 और यहाँ पे देखो z इक्वल टू क्या मिला, माइनस 1, एक बार प्लस उठा देता हूँ प्लस आई अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू है z इक्वल टू यहाँ पे माइनस 1 माइनस आई अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 दैट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी के कितने रूट्स होते हैं, एक तो रियल रूट्स होता है z इक्वल टू 1 और दूसरे जो ये होते हैं दैट इज योर इमेजिनरी रूट्स या फिर आप इसको बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स रूट्स, और ये कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। अच्छा, कॉन्जुगेट पेयर बोले तो एक दूसरे के ये कॉन्जुगेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो माइनस 1 प्लस आई अंडर रूट ऑफ 3, ये प्लस है तो इधर माइनस है, देयरफॉर इट इज योर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब देखो इतना बड़ा नंबर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हर बार ये जो फैक्टर है हर बार हम इतना बड़ा लिखते नहीं है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसका नामकरण कर दिया। एक हमारा हो गया z इक्वल टू 1, ठीक है, और उसके बाद
z इक्वल टू, है ना, उसके बाद देखो यहाँ पे हमने इसका जो नामकरण है हमने इसको ओमेगा बोला है और उसके बाद इसको हमने बोल दिया ओमेगा स्क्वायर। तो आपके जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या मिला, z इक्वल टू, एक तो 1 मिला, दूसरा ओमेगा और तीसरा क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर। दैट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी आपके यूनिटी के कितने रूट्स है, एक तो 1 है, दूसरा ओमेगा है और तीसरा क्या है, ओमेगा स्क्वायर। हमेशा ध्यान में रखना, अगर मैं ओमेगा लिखता हूं तो तुम्हारे दिमाग में ये वाला पिक्चर बनने को होना कि ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 प्लस आई अंडर रूट ऑफ 3/2 के बराबर। मैं ओमेगा स्क्वायर लिखता हूं तो ओमेगा स्क्वायर की जगह तुमको क्या दिखने को ना, -1 माइनस आई अंडर रूट ऑफ 3/2, दैट इज योर ओमेगा स्क्वायर। अब इतना बड़ा हमको लिखना नहीं है, इसीलिए हमने इसका नामकरण ओमेगा कर दिया है और इसका नामकरण हमने ओमेगा स्क्वायर कर दिया है। दैट इज योर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट इज योर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो उसके बाद ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, यहाँ पे देखो ये ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आपका जो ओमेगा था ये z इक्वल टू 1 था, ठीक है, और दूसरा था तुम्हारा z इक्वल टू ओमेगा था और तीसरा क्या था तुम्हारा, z इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर था, ठीक है। z इक्वल टू 1 इसमें कुछ नहीं कर सकते तो z इक्वल टू 1 ही रहेगा। अच्छा इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू क्या था हमारा, -1 प्लस आई अंडर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। अच्छा ये जो 2 सेपरेट कर देता हूँ, न्यूमरेटर सेपरेट करता हूँ तो ये क्या बनेगा, -1/2 अपॉन आई अंडर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे z इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, z इक्वल टू -1 माइनस आई अंडर रूट ऑफ 3/2। इसको भी मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर सेपरेट कर देता हूँ, यही डिनोमिनेटर इधर जाएगा -1 में, यही डिनोमिनेटर इधर जाएगा तो ये क्या लिखेगा, ऐसे लिखेगा -1/2 अपॉन रूट 3/2 इंटू आई, ठीक है। अब देखो ये जो है ये दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib, है ना। तो इसी ओमेगा को या फिर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना, यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यूलर फॉर्म कैसा होता था, हमने देखा था, अगर तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है r इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या था, r इंटू ई रेज टू पावर आई थीटा, where theta is a argument of complex number, r is a modulus of z, r क्या रहता था, मॉड्यूलस ऑफ z। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, यूलर्स फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, यूलर्स फॉर्म में। देखो यूलर्स फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट करने के लिए हमको मॉड्यूलस की जरूरत होती है, जो हम r लिखते हैं, और मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉड्यूलस। और यहाँ पे थीटा कैसे निकाला जाता है, वो थीटा डिपेंड करता है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, उस पे वो आपकी आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिपेंड करती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो मैंने बताया था कि वहाँ पे जो अल्फा होता है, अल्फा बोले तो क्या था, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a या फिर y अपॉन x, ठीक है। ये जो था दैट इज द फॉर द कैलकुलेशन, अल्फा कैलकुलेशन के लिए वो फॉर्मूला था, मॉड ऑफ एक्यूट एंगल लेते थे हम, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो अच्छे से देख लो एक बार लेक्चर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अल्फा है वही तुम्हारा आर्ग्यूमेंट होता है। सेकंड इसमें आपका क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, आपका आर्ग्यूमेंट होता है पाई माइनस अल्फा होता है। थर्ड इसमें क्या होता है, माइनस ऑफ इन ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा होता है, और फोर्थ इसमें क्या होता है, माइनस ऑफ अल्फा होता है। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब देखो ये पहला वाला जो है, ये डायरेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर ये रियल एक्सिस है, ये तुम्हारा रियल एक्सिस है, ये तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ पे देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 0i है ना, यानी यहाँ पे रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। और रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट 0 बोले तो ये यहाँ पे लाई करेगा।
अच्छा यहाँ पे अगर लाई करेगा तो ये जो है ये जो ओपी है, ये जो ओपी है ये क्या बना रहा है, जीरो एंगल बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गुमेंट क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि कोई एंगल बनेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मॉड्यूलस, अगर इसका मॉड्यूलस लेते हो तो मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, दैट इज नथिंग बट योर r। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर थीटा लेते हो, थीटा नथिंग बट योर आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो कितना है, जीरो है। तो इसका यूलर्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा z इक्वल टू क्या रहेगा, r e रेज टू पावर थीटा। ठीक है, r कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा e का पावर थीटा, थीटा कितना है, थीटा नथिंग बट योर आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे क्या है, 0 है, तो ये 0 आएगा। तो यूलर्स रिप्रेजेंटेशन, और e पावर 0 बोले तो 1, किसी भी रियल नंबर का पावर अगर 0 है तो वो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो ये हो गया इसका यूलर्स रिप्रेजेंटेशन, z इक्वल टू 1, क्योंकि इट इज योर रियल, देयरफॉर ये वैसे के वैसी फॉर्म में दिखेगा। लेकिन अगर फिर भी तुमको अगर देखना है तो आप इसको इस तरह देख सकते हो, ये यूलर्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि e रेज टू पावर 0 1, और 1 इंटू 1 हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ये तो ठीक है, इसके इसमें कुछ किया नहीं किया तो भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, यानी ओमेगा को मैं किस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगेन आप अगर इसका मॉड्यूलस लेते हो, आप अगर इसका मॉड्यूलस लेते हो तो मॉड ऑफ z ये इक्वल टू 1 आएगा सभी केस में। रियल अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये यहाँ पे लेते हो तो मॉड ऑफ z कितना आएगा, 1 आएगा। और आप इसकी फिर आर्ग्यूमेंट लोगे, है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मैंने बोला था आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, यहाँ पे देखो रियल पार्ट क्या है, निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। ये वाला तुम्हारा रियल पार्ट यहाँ पे लाई करता था, ये वाले रियल एक्सिस था, ये तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस था। ठीक है, अब देखो रियल पार्ट निगेटिव, रियल पार्ट निगेटिव बोले तो इधर, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव बोले तो इधर, यानी ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसको मैं P बोल देता हूँ, ये तो आपका ओरिजिन रहेगा O। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ z का फॉर्मूला पढ़ा था पाई माइनस अल्फा, और ये अल्फा कैलकुलेशन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, है ना, इसको रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। ठीक, ये तो जनरलाइज। यहाँ पे मॉड क्या डिपेंड करता है, ये एक्यूट एंगल लेना है, इसलिए यहाँ पे मॉड लगाना है। ठीक है, अच्छा रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यहाँ पे देखो इस z का इमेजिनरी पार्ट क्या है, √3/2, तो इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा, √3/2। ठीक है, उसके बाद रियल पार्ट ऑफ z क्या है, -1/2, ये क्या रहेगा, -1/2। अच्छा मॉड है, इसका मतलब माइनस क्या रहेगा, प्लस बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या, √3, यानी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3। tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स ऑफ √3 बोले तो π/3, है ना, tan इनवर्स ऑफ √3 बोले तो π/3, यानी अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, π/3, यानी अल्फा की वैल्यू तुम्हारी π/3 आ गई। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, π/3। वो π/3 वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आपको क्या मिल जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गुमेंट मिलेगी। अब देखता हूँ ये जो अल्फा की वैल्यू है ना, अल्फा की वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट की बता दिया है, ये देख लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं अल्फा लिख देता हूँ, अल्फा इक्वल टू क्या, π/3। देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई माइनस अल्फा क्या था तुम्हारा, π/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 3π माइनस पाई अपॉन 2, दैट इज योर 2π/3। ठीक है, अपॉन 2 ही 3, तो ये क्या बनेगा 2π/3।
दैट इज आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया तुम्हारा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे डायरेक्ट कर दूं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2π/3। ये आया था आपका 2π/3। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर्स फॉर्म है ना, यूलर्स फॉर्म, यानी अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इसका यूलर्स फॉर्म क्या होता था, z इक्वल टू r इंटू ई रेस टू पावर थीटा। r नथिंग बट योर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या था यहाँ पे 1 था, 1। ठीक है, और यहाँ पे ई रेस टू पावर थीटा बोले तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थीटा क्या था, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितनी है, 2π/3। 2π/3। अच्छा, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाइड कर लो वो हमेशा क्या रहेगा, वही वैल्यू रहेगी, है ना। तो ये बन जाएगा z इक्वल टू क्या बना, ई रेस टू पावर 2π/3। ठीक है, यानी आप आपके ओमेगा को क्या लिख सकते हो, ई रेस टू पावर 2π/3। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओमेगा इन द फॉर्म ऑफ यूलर्स फॉर्म, ई रेस टू पावर 2π/3, ई रेस टू पावर 2π/3। ठीक है, उसके बाद ये होने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या था हमारा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कितना आया था 2π/3 आ गया था। देयरफॉर z इक्वल टू क्या रहेगा, ई रेस टू पावर 2π/3। यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेशन कैसा था, ये ऐसा कैलकुलेशन था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो ये जो थर्ड है आपका z इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो तुम्हारा था z इक्वल टू -1/2, यहाँ पे -i√3/2। ठीक है, ये तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस, ये तुम्हारा रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस, ये तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस। अब देखो यहाँ पे रियल पार्ट भी निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव है। यानी रियल पार्ट निगेटिव बोले तो ये वाला एक्सिस, इमेजिनरी पार्ट निगेटिव बोले तो ये वाला एक्सिस, यानी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यानी तुम्हारा जो z है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लाई करता है तो वहाँ पे हमने सीखा था आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेशन का फॉर्मूला था माइनस ऑफ इन ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आर्गुमेंट निकालता हूँ। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। ये कौन से क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अच्छा, ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है तो यहाँ पे अल्फा कैसे निकाला जाता है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या था, मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट कितना है, -√3/2 अपॉन कितना, -1/2। अगेन माइनस से माइनस प्लस और 2 से 2 कट गया, √3 रहा, √3 का मॉड √3 होता है, पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही होता है। यानी यहाँ पे tan इनवर्स क्या रहेगा, √3 रहेगा। अच्छा, tan इनवर्स √3 है तो दैट इज नथिंग बट यूर π/3। ठीक है, दैट इज द एंगल π/3। तो देयरफॉर अगर अल्फा आपका π/3 है तो आपका आर्गुमेंट ऑफ z, ये वाली अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ये बनेगा आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस ऑफ π/3। अल्फा की जगह मैंने π/3 पुट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, 2π/3। अच्छा, ये अगर 2π/3 बनता है तो ये माइनस लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ 2π/3, माइनस ऑफ 2π/3। That is argument of complex number when the complex number that is omega square in the form of -1/2 minus of i√2 is lie in the third quadrant. Therefore, your argument of this complex number is minus of 2π/3. इसीलिए यहाँ पे जो इसका यूलर्स फॉर्म बनेगा that is z equal to r into e raised to power theta, where theta nothing but your complex number की आर्गुमेंट जो कितनी है -2/3। तो और यहाँ पे r बोले तो मॉड्यूलस ऑफ z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाल के देखो ये 1 रहेगा।
तो z इक्वल टू 1 इंटू ए रेस टू पावर माइनस 2/3, e raised to power minus 2/3, that is your z equal to e raised to power minus 2/3। यानी अगर आप ओमेगा स्क्वायर लिखते हो तो ओमेगा स्क्वायर नथिंग बट योर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ यूलर फॉर्म we get z equal to e raised to power minus 2/3, that is the Euler's representation of omega square, और omega square क्या थे -1/2 माइनस i अंडर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, तो ये आपका यूलर फॉर्म आ जाएगा। तो यूलर फॉर्म में आप लिख सकते हो z इक्वल टू e raised to power minus 2/3। यानी आपको ध्यान में रखना है अगर मैं ओमेगा बोलता हूं तो तुमको ओमेगा नथिंग बट ये है और दिस नथिंग बट योर e raised to power 2/3, यानी ये तीनों नथिंग बट आपस में क्या है, सेम है। आपका ओमेगा ही क्या है -1/2 प्लस i अंडर रूट ऑफ 3/2 है, और यही क्या है तुम्हारा यूलर फॉर्म में e raised to power 2/3 है। सिमिलरली आपका जो ओमेगा स्क्वायर है दैट इज नथिंग बट -1/2 माइनस i अंडर रूट ऑफ 3/2 है, और दिस इज नथिंग बट योर e raised to power -2/3 इन द फॉर्म ऑफ यूलर्स फॉर्म। अब उसके बाद देखो ये अगर यूलर्स फॉर्म में ये जो एंगल लिया जाता है दैट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू, आर्गुमेंट की ये जो वैल्यू ली है -2/3, that is your principal value of argument which lies between -pi to pi। this argument of z lies between -pi to pi, और हमने देखा था -pi और pi के बीच में जो argument लाई करती है that is your principal value। but अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में इन केस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, है ना, इन केस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है, और हमने पढ़ा था कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द एंगल विथ रियल एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना। यानी ये वाले एंगल को मैं क्या बोलता था, आर्गुमेंट बोलता था। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है, एंगल बनाता है पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, दैट इज कॉल्ड योर आर्गुमेंट। बट हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जो है -2/3, क्योंकि मैं ये वाला एंगल लेता हूं तो ये 180 के बाहर जा रहा है। अच्छा 180 के बाहर जाता है तो दैट टाइम ये जनरल वैल्यू होती है, ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होती है, और हमने क्या लिया है, प्रिंसिपल वैल्यू ली है। तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू कैसे ली है कि ये वाला हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आ रहा था, तो ये जो एंगल था हमने, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था तुम्हारा z इक्वल टू -1/2 से लेके -√3/2, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट पॉइंट P। तो मैंने ये वाला एंगल ना लेते हुए मैंने क्या कर दिया, ये वाला एंगल ले लिया, और ये जो एंगल था मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, इसीलिए ये एंगल क्या था -2π/3। ठीक है, इसीलिए मैं ये वाला भी एंगल ले सकता हूं, बट ये वाला एंगल जिस दिन मैं लूंगा उस दिन वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं रहेगी, एंगल की वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो 180 के बाहर जाती है। फिर भी मैं ले सकता हूँ, वो जनरल वैल्यू रहेगी। अच्छा अगर मैं ये वैल्यू अगर ले सकता हूँ तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आपकी आएगी 4π/3। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में आती है। अब देखो ये वाली वैल्यू कैसी आती है, आपको पता है, वी नो। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू क्या था, e raised to power 2π/3 था। ठीक है, मैं ओमेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे e raised to power 2π/3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये 2 इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये 4π/3, ये जो वैल्यू है दैट इज द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर ओमेगा स्क्वायर। यानी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे और में लिख सकते हो e raised to power 4π/3, है ना। अगर e raised to power 4π/3 है तो यहाँ पे हमने लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
और यहां पे हमने क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी आपका ओमेगा स्क्वायर यूलर्स फॉर्म में क्या किससे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लेते हो तो e रेज़ टू पावर -2π/3, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हो तो e रेज़ टू पावर 4π/3, यानी ये वाला एंगल, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई कर रहा था। ये वाला एंगल हमने क्या लिया था, -2π/3 था, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी जनरल वैल्यू है, यानी ये भी आर्गुमेंट है लेकिन ये जनरल वैल्यू रहेगी, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं रहेगी। ये वाला एंगल हमारा क्या था, 4π/3। ठीक है, तो इस तरह आप प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आपके ओमेगा स्क्वायर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसी को और में लिख सकते हो, और e रेज़ टू पावर 4π/3। बस ध्यान में रखना यहाँ पे -2π/3 है, इसका मतलब एंगल मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, उल्टे दिशा में, है ना। और यहाँ पे अगर 4π/3 लेता हूं तो दैट इज द एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, ये वाला एंगल ले लिया मैंने। ठीक है, तो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को इन द फॉर्म ऑफ यूलर्स फॉर्म। ठीक है, दैट इज योर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करता हूं तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, एक तो 1 है, दूसरा ओमेगा है, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा क्या होता है, ये होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। दिस नथिंग बट योर ओमेगा, दिस नथिंग बट योर ओमेगा, और ओमेगा नथिंग बट योर दिस। सिमिलरली यहाँ पे दिस इज नथिंग बट योर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर नथिंग बट दिस। ठीक है, और यही आपको यहाँ पे भी ध्यान में रखना है, ये ओमेगा है, ओमेगा की ये शक्ल है, उसके बाद यूलर्स फॉर्म में ये ऐसे दिखता है, ये ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है, -1/2 -i√2 √3/2 है, यूलर्स फॉर्म में ये ऐसे दिखता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये मिटा देता हूं मैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, कॉन्सेप्ट जो है मैं पढ़ रहा हूं, प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन होते हैं, ये प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पहली प्रॉपर्टी क्या, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं इस सभी रूट्स की सम कर देता हूं, अगर मैं इन सभी रूट्स का क्या कर देता हूं, सम कर देता हूं, उसकी सम किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। यानी 1 + ओमेगा स्क्वायर दैट इज द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। अच्छा, इसको समझना है तो इसका प्रूफ अगर करना है तो मेरे को पता है ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा तुम्हारे -1/2 +i√3/2 के बराबर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1/2 -i√3/2, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और सबको जोड़ दोगे तो आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। या फिर अगर तुमको पता है ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या है, रूट है ना। अच्छा, अगर ये कोई अगर रूट होता है, वो क्या करता है, अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इस इक्वेशन का रूट ओमेगा था, तो ओमेगा यहाँ पे पुट कर दो, ये सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0, और यही तो है ये 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कि इनका जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी 1 × ओमेगा स्क्वायर दैट इज नथिंग बट योर ओमेगा क्यूब इक्वल टू ऑलवेज 1। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, अच्छा, ये अगर 1 के बराबर है तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज करता हूं कि अगर ओमेगा का पावर 3n = 1 है, और मैं बोलता हूं वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर को i, वैसे तो z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए इंटीजर को मैं i से रिप्रेजेंट करता हूं।
ठीक है। अब देखो, अगर मेरा n इंटीजर से बिलोंग करता है, अच्छा 3 से एनी 3 से मल्टीप्लाइड कर लो एनी इंटीजर को, तो वो क्या बनता है, 3 का मल्टीपल बनता है, यानी 3 ओमेगा का पावर 3 का मल्टीपल, आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। यानी इसको ऐसा लिखता हूं, ओमेगा पावर मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल टू 1, ये हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। यानी ओमेगा का पावर अगर मल्टीपल ऑफ क्या है, 3 है, तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये तुम्हारी सेकंड प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारी सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, ये जो ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, है ना। यानी आप बोल सकते हो कि आपका ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा के स्क्वायर के बराबर है, या फिर आपका ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 1 बाय ओमेगा के बराबर है। यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यहां से समझ में आ जाएगा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, है ना, यहां से पता चल जाता था, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। अच्छा, ओमेगा क्यूब को मैंने लिख दिया ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से पता चल रहा है, एक बार ओमेगा स्क्वायर को लेके चले जाओ नीचे, तो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये पहला वाला बन गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार ओमेगा को लेके चले जाओ, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ओमेगा, ये दूसरा वाला बन गया है। यानी जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, दैट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इज अ रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये क्या है, आपके रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है तुम्हारी, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है कि मॉड्यूलस ऑफ 1 दैट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का रियल रूट, या फिर मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा, या फिर मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। यानी जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तुम्हारे, मैं सबका अगर मॉड लेता हूं, तो ये सब आपस में क्या है, बराबर है, और इक्वल टू क्या है, सब 1 के बराबर है, ठीक है। और हमने बोला था मॉड्यूलस क्या होता है, कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आर्गन प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट की दूरी कहां से, ओरिजिन से, दैट इज योर मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या है, तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले तो हमको पता है मॉड ऑफ 1 इक्वल टू मॉड ऑफ ओमेगा इक्वल टू मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 के बराबर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मॉड 1 के बराबर है, इसका मतलब ये वाला z इक्वल टू 1, ये एक खुद में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी दूरी है ना, इसकी दूरी ऑर्गन प्लेन में ओरिजिन से कितनी है, 1 के बराबर। सिमिलरली ओमेगा भी तुम्हारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी भी दूरी कहां से, ओरिजिन से 1 है, और इसकी भी दूरी क्या है, 1 है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं आर्गन प्लेन बनाता हूं, ये रियल एक्सिस और ये तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। देखो z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये यहां पे रहेगा, z इक्वल टू 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये पॉइंट के फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1,0, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0, ठीक है। उसके बाद दूसरा है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा। अच्छा, इसकी भी दूरी है ना, इसकी भी दूरी, इसका भी मॉड्यूलस कितना है, 1 है, यानी ये वाले पॉइंट की भी दूरी ओरिजिन से कितनी है, 1 है। और ये क्या है, रियल पार्ट निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। रियल पार्ट निगेटिव बोले तो इधर, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव बोले तो इधर, यानी तुम्हारा ओमेगा इधर कहीं लाया करेगा, ओमेगा। और ये वाली भी दूरी कितनी है, 1 है, ये वाली भी दूरी कितनी है, 1 है। सिमिलरली ये वाली भी दूरी कितनी है, 1 है। उसके बाद तीसरा जो रूट है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, -1/2, रियल पार्ट भी निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव, और इसका भी मॉड्यूलस कितना है, 1 है। रियल पार्ट भी निगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव, यानी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई करेगा, है ना, ये तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर।
और ये वाली भी दूरी कितनी है, 1 है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे भी एक आधा पॉइंट होगा जिसकी दूरी 1 होगी, यहाँ पे भी इनफाइनाइट पॉइंट हो गए, है ना, जिसकी दूरी क्या रहेगी, ओरिजिन से 1 रहेगा, जिसका मॉड्यूलस क्या रहेगा, 1। यहाँ पे भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका भी 1 रहेगा, और मैं सभी को जोड़ देता हूं तो एक क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। देखो एक सर्कल बन गया, ठीक है, ठीक है, ये सर्कल बन गया। अच्छा सर्कल बना, उसके बाद ये वाली दूरी भी 1 रहेगी क्योंकि ये रेडियस है, ये एक यूनिट सर्कल बन गया। ये कौन सा सर्कल बन गया, यूनिट सर्कल। अब ये मिटा देता हूं मैं, है ना, क्योंकि इस सर्कल पे लाई करने वाला हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितने दूरी पे है, 1 के दूरी पे है, यानी उसका मॉड्यूलस कितना है, 1 है, यानी ये एक सर्कल बन गया। और ये तुम्हारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज नथिंग बट योर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अगर मैं इनको तीनों को जोड़ता हूं, अगर मैं इनको तीनों को जोड़ता हूं तो ये जो एंगल ट्राइंगल बनता है दैट इज योर इक्विलैटरल triangle, that is the fifth property of a complex number। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो रूट्स है उनको मैं आर्गन प्लेन में क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ, और प्लॉट करने के बाद मैं उनका ट्रायंगल बनाता हूँ, then this triangle is your equilateral triangle। equilateral triangle means all the side of complex numbers, all the side of triangle equal to are equal, वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, और उनका हर एक एंगल कितना रहता है, 60 डिग्री रहता है। दैट इज योर इक्विलैटरल ट्रायंगल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0। थर्ड वन इज द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, एंड इसको जनरलाइज किया ओमेगा पावर 3n इक्वल टू 1। इट मीन्स where n belongs to integer, it means अगर ओमेगा का पावर मल्टीपल ऑफ 3 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 1 रहेगी। और ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, और उसके बाद इनके सभी के मॉड्यूलस किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। अब यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक रहे नहीं है, एक टॉपिक हमारा इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, वैसे तो वो स्टार्टिंग में लेना था लेकिन मैं हर बार उसको इस टॉपिक के साथ ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि वहाँ पे कैलकुलेशन होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ओमेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ आयोटा, तो दैट टाइम मैं इसी कैलकुलेशन के साथ वो लेता हूँ। और हमारे पास लास्ट वाला टॉपिक बचता है इसका ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये आपको ये पूरे जितने भी टॉपिक है वो एक बार रिवाइज करके अच्छे से देखना है, और उसके बाद हम इसके प्रॉब्लम लेंगे। थैंक यू वेरी मच।